तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजनन स्थिरीकरण जीवाणु हैं मृतोपजीवी, पराश्रयी, सहजीवी या प्रोटोपघटनी। देखिए मृतोपजीवी तो हो नहीं सकते, सड़ी गली चीज़ों पर रहते हैं ना वो तो। ये हो जाएगा सिम्बायोटिक, सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, मतलब सहजीवी बैक्टीरिया हो गए ये। तो फलीदार पौधों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम जैसे कि सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। एक और यह जीवाणु नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। वहीं दूसरी ओर यह जो पौधा होता है, फलीदार पौधा, इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। इसी तरह से चलता है जीवन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, बताइए। हल्दी, काली मिर्च, लौंग या जीरा। इनमें से कौन सी एक पुष्प कलिका है? हल्दी तो तना है, ठीक है, लौंग हो जाएगा। तो लौंग जो है वो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है, लौंग। नंबर 3 पर आ जाइए, नेपेंथीज खासियाना, जिसको घटपर्णी बोलते हैं, ये जो है एक दुर्लभ पौधा है और निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? एलिमिनेट करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं। अब बताइए इनमें से किसी एक में। मेघालय में, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों पर। तो देखिए घटपर्णी यानी नेफेंथीज पिचर प्लांट बोलते हैं इसको, द्विदलीय वर्ग नेफेंथीज कुल का एक कीट भक्षी पौधा है। और नेफेंथीज खासियाना यानी घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए ये जो पौधे हैं ऐसे स्थानों पर ये पनपते हैं या उगते हैं जहाँ नाइट्रेट का अभाव होता है, या फिर ये जो पौधे होते हैं ज़मीन की नाइट्रोजन का उपयोग करने में ही असमर्थ होते हैं। ठीक है, जीवन के लिए प्रोटीन जो है अत्यंत आवश्यक है और इसे ही प्राप्त करने के लिए पौधे अपने निकट आने वाले कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं ये। नंबर 4 पर आ जाइए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गाश्मीर रेशम कहलाता है और भारत में 5 प्रकार का वाणिज्यिक रेशम की जो किस्म है वो उत्पादित की जाती है, याद रखिएगा। तो मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम है वो गाश्मीर रेशम कहलाता है। कच्चे रेशम की बात करें तो कच्चे रेशम या प्राकृतिक रेशम के उत्पादन के लिए रेशमी कीड़े का पालन सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग कहलाता है। देखिए प्राकृतिक रेशम कीट रेशा यानी इंसेक्ट फाइबर होता है जिसे रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है और कीट के प्यूपा द्वारा धागे को स्वयं के शरीर पर लपेटने से इस कोकून का निर्माण होता है। भारत की बात करें तो भारत में रेशम की सभी 5 प्रकार की वाणिज्यिक किस्में जो है वो उत्पादित होती हैं और ऐसा करने वाला ये अकेला देश है विश्व में। और वो कौन सी किस्म है? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा भी। भारत में सबसे अधिक सहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है और मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम जो है वो गॉस्मिर रेशम कहलाता है। नंबर 5 पर आ जाइए, हिस्ट्री आ गया। वर्नियाकुलस प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए, बताइए। मेयो या लिटन? मेयो या लिटन या चार्ल्स मेटकॉफ? लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए जो है उनकी कड़ी आलोचना की गई उनसे बड़े अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा और उन्होंने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। नंबर 6 है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? कौन है? पी एन भगवती या पिनाकी चंद्र घोष या एच एल दत्तू? हमारे देश के प्रथम लोकपाल हैं न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी। जब पीआईएल आया था तो चीफ जस्टिस कौन थे? पीएन भगवती थे, याद रखिएगा, वो प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। और लोकपाल में जो है एक अध्यक्ष होता है और उनकी सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं, टोटल 9 बंदे होते हैं ये। नंबर 7 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने तो त्रिस्तरीय पंचायती राज, ठीक है, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव। तो वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों, जिसमें संसद के सदस्य भी शामिल हैं, इनके विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी, जो थे लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने।
नंबर 8 पर आ जाइए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, और इस आयोग का जो गठन है वो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, और बाद में 1967 में के हनुमंथैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? किसको करेगा? देखिए, जो राज्य में सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी होगा, ठीक है, उसी को ही करेगा। तो जैसे संघ में है राष्ट्रपति और राज्य में है राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी है। इसके लिए एक समिति गठित करनी पड़ेगी। अब इस समिति में सिफारिश करने वाले सदस्यों में कौन सा सदस्य नहीं होता, बताइए? देखिए, प्रधानमंत्री इसमें होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसमें, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है इसमें, और राज्यसभा का इसमें उपसभापति होता है। सभापति नहीं होता है, गलत है, डी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है। ठीक है, जिसके निम्नवत सदस्य हैं। प्रधानमंत्री भी इसमें स्वयं शामिल होते हैं क्योंकि वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो प्रधानमंत्री खुद हो गए, एक होते हैं गृह मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, और राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होगा, मतलब राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, उपसभापति होता है, याद रखना। और इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इन सभी बंदों की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है, बताइए? भारत के राष्ट्रपति के अलावा और कौन हो सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के काम को यूपीएससी को सौंपा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 20 से 23 सितंबर 2021 के मध्य सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, बताइए? इसी महीने में होगा, करंट का प्रश्न है। 20 से 23 सितंबर 2021 के बीच सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन भारत में तो नहीं होगा, तो दिल्ली को हटा दीजिए, ये होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो 20 से 23 सितंबर 2021 के मध्य वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। और इस वर्ष का आयोजन समावेशी रूप से अर्थव्यवस्था के सुधार पर केंद्रित होगा, और इसका आयोजन करेगा विश्व आर्थिक मंच, और एक थीम, एक विषय भी इसके लिए किया गया है, और वो विषय है शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 के मध्य भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, बताइए? प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच है। तो कहाँ आयोजित हो रहा है ये? भारत में तो नहीं हो रहा, चूंकि भारत में नहीं हो रहा तो भारत के स्थानों को हटा दीजिए, जैसे कि उत्तराखंड का नैनीताल हटा दीजिए, और उत्तराखंड का रानीखेत भी हटा दीजिए। बोल्गोग्राड भी नहीं है। ट्रेनिंग नोड आइसा बीबी कहाँ पर है ये? कजाकिस्तान में। तो 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 के मध्य भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 5वां संस्करण जो है वो ट्रेनिंग नोड आइसा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है, और यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व जो है बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है, जिसमें एक टुकड़ी कमांडर की अगुवाई में कुल 90 सैन्यकर्मी शामिल हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। 24 से 27 अगस्त 2021 के बीच भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन वर्चुअली माध्यम से किसके द्वारा आयोजित किया गया? किसके द्वारा आयोजित किया गया? विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से EEPC के द्वारा। तो देखिए, 24 अगस्त से 27 अगस्त 2021 के मध्य भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली माध्यम से आयोजित हुआ, और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के सहयोग से इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद यानी EEPC द्वारा किया गया। और यह शिखर सम्मेलन इंजीनियरिंग व्यापार और निवेश में भारत आसियान भागीदारी के संबंध में भारतीय उद्योग की साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रस्तुत करता है।
देखिए यह जो मंच है वो इंजीनियरिंग के साथ साथ व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और आयात दोनों के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्धारित अभूतपूर्व निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम भी बनेगा। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखिए तमिलनाडु जो सरकार है, तमिलनाडु राज्य सरकार इस सम्मेलन में भागीदारी राज्य के रूप में शामिल हुआ और हरियाणा सरकार फोकस राज्य के रूप में शामिल हुआ। थोड़ा अगर और देखें तो आसियान एक क्षेत्र के रूप में यूरोपीय यूनियन और उत्तरी अमेरिका के बाद भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। आसियान के सदस्य देशों में सिंगापुर और मलेशिया भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं। देखिए यह वर्ष जो है दोनों भागीदारों के लिए विशेष है क्योंकि यह भारत आसियान संवाद साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। वर्ष 2021। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। 18 अगस्त 2021 को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएसओएफ और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने देश के किस क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट की प्राप्ति हेतु एक समझौता हस्ताक्षरित किया है? बताइए। उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी भारत या फिर दक्षिण भारत? यानी दक्षिणी राज्यों के लिए, उत्तरी राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पश्चिमी राज्यों के लिए। देखिए नॉर्थ इंडिया के स्टेट में तो बढ़िया इंटरनेट चल रहा है ठीक ठाक, दक्षिण भारत में भी चल रहा है, तो इनकी तो संभावना ना ही होगी। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत की भी स्थिति ठीक ठाक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए वहाँ होगा ये पक्का। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत के। तो 18 अगस्त 2021 को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ और भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएल ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च गुणवत्ता तथा उच्च गति यानी हाई स्पीड इंटरनेट की प्राप्ति हेतु एक समझौता हस्ताक्षरित किया है। और इस समझौते के तहत अगरतला कोकाक्स बाजार के माध्यम से बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 10 Gbps इंटरनेशनल बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी को किराए पर प्राप्त किया जा सकेगा। और इस समझौते के अंतर्गत उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ को किराए पर लेने हेतु यूएसओएफ और बीएसएनएल को 3 वर्ष के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए जब हाई स्पीड इंटरनेट से क्या क्या फ़ायदे हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता के माध्यम से नागरिकों को ई गवर्नेंस, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग आदि जैसी विभिन्न ई सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, सब कुछ इंटरनेट से तो चलता है। चलिए तो 15 प्रश्न थे ये, बाद के 5 प्रश्न कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ, इनको कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।